राज्यपाल के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो राज्यपाल वो जो है हो रहा है थोड़ा भी चले जाएंगे तो राज्यपाल की शक्तियों के विषय में कि राज्यपाल के कार्य क्या है ना, उसके विधायी कार्य क्या है, वित्तीय कार्य क्या है, न्यायिक कार्य क्या है, यही सारी चीजें तो है। कार्यपालक शक्तियाँ क्या है राज्यपाल की, इन्हीं सारे कार्य कि जब मान्य सत्र नहीं चल रहा तो अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ हैं। न्यायिक कार्य और राज्यपाल और राष्ट्रपति में अंतर क्या है, अंतर जो है दो तीन बिंदुओं पे है। जैसे राज्यपाल मृत्युदंड को क्या कर सकता है, क्षमा नहीं कर सकता, आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, अंतरराष्ट्रीय संबंधों पे नहीं कर सकता हस्ताक्षर, या अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विषय में चीजों को नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति में कुछ मूलभूत तीन चार चीजों का जो अंतर है, ये अंतर क्या है कि उसको मृत्युदंड नहीं दे सकता है ना, उसको जो है सैन्य शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं, किसको, लेकिन राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसको भी है और न्यायिक शक्तियों में जो है केवल मृत्युदंड को नहीं कर सकता, बाकी तो कर ही सकता, बाकी क्या है कर सकता। तो इन दो चार बिंदुओं पे चीजों को आप देखिए, तो करिए राज्यपाल की शक्तियों पे देख लीजिए, थोड़ा मेन चीजों को करा दे रहे हैं। राज्यपाल के विषय में ऐसे ऊपर डाल लीजिए, चाहे जो चीज आगे पूछेगा तो राज्यपाल के विषय में एक विस्तृत रूप में कराया है ना। अब इनकी शक्तियां क्या होगी, कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, विवेकाधीन शक्तियां, यही सारी शक्तियां क्या है राज्यपाल को मिली हुई, और इन्हीं शक्तियों के आधार पर क्या करेगा, वो कार्य करेगा। जैसे विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कब करेगा, जब सरकार अल्पमत या किसी पार्टी को जो है बहुमत प्राप्त नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करके किसी को भी क्या करेगा, बुला सकता है मुख्यमंत्री के लिए कि अपना बहुमत आप आइए और सिद्ध करिए, किसी को मुख्यमंत्री बना सकता है ना। तो कहने का मतलब कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि जो उसको प्रदान की गई। कार्यपालक शक्तियां किसमें निहित हैं, राज्यपाल में निहित हैं। तो देखिए इसे क्रमान्वित, राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है, राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है, राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है, लिखा आगे लिखे। उसको राष्ट्रपति के हाथ ही, उसको राष्ट्रपति की हाथी राज्य के अंतर्गत विस्तृत शक्तियां प्रदान की गई हैं। हाँ, विस्तृत शक्तियां प्रदान की गई हैं, राज्य के अंतर्गत विस्तृत शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब राज्यपाल में एक चीज और है कि कूटनीतिक संबंध की शक्तियां राज्यपाल को नहीं दी गई, लेकिन राष्ट्रपति को दी गई। आपातकाल की संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, राज्यपाल को नहीं दी गई। मृत्युदंड की शक्तियां माफ करने की राज्यपाल को नहीं दी गई और राष्ट्रपति को दी गई। कुछ ऐसे मूलभूत अंतर हैं जिनको आप जिन तत्वों के आधार पर राज्यपाल और राष्ट्रपति में अंतर कर सकते हैं ना। जैसे सैन्य शक्तियां नहीं प्रदान की गई है राज्यपाल को, है ना, तो 4-5 पॉइंट तो यही हो गया। 4-5 पॉइंट लिख दीजिए, 1-2 पॉइंट और लिख दीजिए, आपका पूरा आंसर ही कंप्लीट हो गया। इतने स्पेस है लिखने का। नीचे लिखे कार्यपालक शक्ति, कार्यपालिका शक्तियां या कार्यपालक शक्तियां।
अनुच्छेद 154 के अनुसार, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है, या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है, अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। राज्य के नीचे, राज्य के समस्त प्रशासकीय कार्य, राज्य के समस्त प्रशासकीय कार्य समस्त प्रशासकीय कार्य राज्यपाल के नाम से संपादित किया जाता है, राज्यपाल के नाम संपादित किया जाता है। नीचे लिखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर, एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नियुक्त करता है। विधायी शक्तियां, ये कार्यपालक शक्तियां थी, विधायी शक्तियां। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। नीचे लिखिए, आर्टिकल 174 या अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों का समय समय पर अधिवेशन, एक या दोनों सदनों का समय समय पर अधिवेशन सत्र बुला सकता है तथा उसका सत्रावसान कर सकता है। अधिवेशन बुला सकता है तथा सत्रावसान कर सकता है, मतलब सत्र को समाप्त कर सकता है। अब राज्यपाल अध्यादेश भी जारी करता है ना।
तो किसके साथ? आर्टिकल 213 के तहत, देखिए अनुच्छेद 213 के तहत आर्टिकल 213 के तहत जब विधानमंडल के दोनों सत्र, जब विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में ना हो और राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए, सत्र में ना हो मतलब किसी का सत्र ना चल रहा हो, ना हो, और राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए, और राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है या विद्यमान है, तो अध्यादेश जारी कर सकता है। नीचे लिखेगा अध्यादेश का वही बल और प्रभाव, अध्यादेश का वही बल और प्रभाव, वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि का होता है, वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि का होता है या राज्य मंडल द्वारा बनाए गए कानून के बराबर होता है, समान होता है। विधि के समान, राज्य विधानमंडल की विधि के समान मतलब जो विधानमंडल जो चीजें कानून बना रही है वही सेम क्या होगा जब राज्यपाल सत्र नहीं चल रहा होगा, जो कानून या जो चीजें बनाएगा सेम शक्तियां वही पहले काम बस में आ रही है। आगे वित्तीय संबंध, वित्तीय मतलब वित्त धन से, वित्तीय संबंध या वित्तीय शक्तियां, शक्तियां लिख रहे हैं ना, वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री, ये प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय का, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय का, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय का विवरण या अनुमानित विवरण, आय व्यय का अनुमानित विवरण अर्थात बजट विधानमंडल के समक्ष रखवाता है, विधानमंडल के समक्ष या सामने रखवाता है। नीचे लिखेगा राज्यपाल की अनुमति से ही, राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक, धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जा सकता है। तथा उसकी सिफारिश पर ही, तथा उसकी सिफारिश पर ही
विधानमंडल से पूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदानों की मांग की जा सकती है। विधानमंडल से पूरक सिफारिश पर ही विधानमंडल से पूरक क्रिया है। अतिरिक्त और अधिक अनुदानों की मांग की जा सकती है। नीचे लिखेगा, राज्य सरकार की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है। आकस्मिक निधि होती है और संचित निधि होती है, दोनों होती है ना, चाहे केंद्र की हो चाहे। तो आकस्मिक निधि पर, राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है। आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है। आगे न्यायिक शक्तियां। अनुच्छेद 161 के तहत उन विषयों से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति पर विस्तार है, कमा लगा के, किए गए किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति के दोष सिद्ध किए गए अपराध के लिए दोष सिद्धि के लिए, रिपीट करें, किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, मान लीजिए कि आपने कोई गलती किया, किसी ने कोई दंड किया, तो उसमें क्या हुआ, उसका दोष सिद्ध हो गया, हाँ उसी ने किया है, तो वही तो लिखा तो ही रहा हूं। करने का उसका प्राविलंबन पढ़ा होगा आपने, सर्वसम्मा प्राविलंबन पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? राष्ट्रपति जो क्षमादान शक्ति में पढ़ा होगा आर्टिकल 72 के तहत। प्राविलंबन करने, विराम या परिहार करने की, ये सब पढ़ा है आपने रिपोर्टिंग। परिहार करने की अथवा दंडादेश के दंडादेश के निलंबन या लघुकरण की शक्ति है, मतलब उसे कम करने की है ना। जैसे क्या है कि मान लीजिए राष्ट्रपति है, तो सर्वसमा मतलब सभी दंड को क्षमा कर देना, है ना। फिर क्या है कि कुछ परिस्थितियों को देखते हुए दंड के संपादन को रोकते हैं। फिर क्या है कि लघुकरण मतलब कि दंड की प्रकृति को बदले बिना उससे हल्का दंड देना।
इसी प्रकार की शक्तियां क्या है कि राज्यपाल को भी क्या की गई है, प्रदान की, लेकिन वो मृत्यु दंड को क्या कर सकता है, माफ, लेकिन राष्ट्रपति क्या है। तो ये अंतर आपका यही क्लियर हो गया है ना, बाकी अंतर तो मैंने बताया ही है। आगे देखो, निलंबन या लघुकरण की शक्ति है, लिखा। यस सर। अब लिखिए विवेकाधीन शक्ति। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां भी तो होती हैं। यस सर। विवेकाधीन शक्तियां, मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना, मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना मतलब मंत्रियों के सलाह के बिना, मतलब कोई सलाह नहीं करना, अपने मन से करना के बिना भी राज्यपाल शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। किस शक्ति का, विवेकाधीन शक्ति प्रयोग कर सकता है, जो उसकी विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आता है, जो उसकी विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आता है। नीचे लिखिएगा, लाइन चेंज करिए। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए स्वविवेक से आरक्षित कर सकता है। मतलब कोई जो है, कोई विधेयक जो है क्या हुआ कि विधानसभा से पारित किया गया और राज्यपाल आरक्षित कर, मतलब इसमें किसी की राय, विधान परिषद या विधानसभा या मंत्रिपरिषद की राय की जरूरत नहीं, अपने विवेक के अनुसार क्या करेगा, उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है ना। कोई प्रस्ताव विधानसभा से पारित होगा विधेयक, अब जब तक राज्यपाल उस पर जो है अनुमोदन नहीं करेगा तब तक वो क्या होगा, विधेयक, तब तक अधिनियम नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा तो कानून का रूप नहीं बन पाएगा, तो विधेयक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा, विचार करेगा, इसीलिए उसको आरक्षित रखा गया है ना। आगे आरक्षित कर सकता है, नीचे लिखिए, अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राज्य में, अब जैसे क्या है कि एक बात यहाँ सुनिए, आपातकाल की घोषणा 3 आधार पे, जैसे 352 में किसका उल्लेख है, जब युद्ध होगा, वाय आक्रमण होगा, तब के आधार पे आप क्या करोगे, 352 के तहत आपातकाल की क्या होती है, घोषणा की जाती है। 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में जब राज्य का संवैधानिक तंत्र क्या हो, विफल हो जाए, संविधान के प्रावधानों के अनुसार कानून क्या हो रहा है, शासन प्रशासन नहीं चल पा रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है, ये माना जाता है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता है। उस आधार पे राज्यपाल क्या करेगा, सिफारिश करेगा, तो कौन सा शासन लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा। फिर आपातकाल में एक अनुच्छेद का उल्लेख और होता है, 360 वित्तीय आपातकाल, लेकिन क्या कभी वित्तीय आपात की घोषणा की गई है, नहीं, आज तक नहीं की गई है। आपातकाल की तो हुई है, राज्य में संवैधानिक तंत्रों की विफलता के लिए राष्ट्रपति शासन भी बहुत लगे हैं,
लेकिन वित्तीय आपात घोषणा नहीं की नहीं की। तो लिखिए आर्टिकल 356 के तहत 352 वो तो आपातकाल के लिए बता रहे थे। 356 संवैधानिक तंत्र 356 के तहत या 352 वो तो केवल आपातकाल के विषय में बताना है, क्योंकि उसकी जो है राज्यपाल तो घोषणा करेगा नहीं आपातकाल की ना, क्योंकि लिख रहे हैं राज्यपाल के विषय में। तो केवल आपातकाल की बात आई तो मैं तीनों आर्टिकल के विषय में आपको कि आपातकाल युद्ध सारे आधार पे आर्टिकल 352 के तहत 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता और जिसके आधार पर राष्ट्रीय शासन की सिफारिश की जाएगी, और 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान। बात समझ आ रही है? आर्टिकल 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या विफल हो जाने पर, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्यपाल, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, और वो कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। मैंने एक आपको पहले भी बताया था कि आर्टिकल 365 और आर्टिकल 355 दो चीजों की बात मैंने की थी। तो आर्टिकल 365 क्या है, 355 क्या है, दोनों के विषय में मैंने बताया है। तो क्या है आर्टिकल 365 और आर्टिकल 355 में क्या उल्लेख है? 365 में उल्लेख है कि केंद्र के द्वारा भेजे गए निर्देशों का पालन न करना, इसके आधार पर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाती है। बात समझ आ रही है? आर्टिकल 355 में ये उल्लेख है कि केंद्र का ये दायित्व होता है कि राज्य को आंतरिक या बाह्य सुरक्षा से क्या करे, राज्य को प्रोटेक्ट करे, है ना? इसका उल्लेख किया गया, बताया था नहीं बताया था कि बाहरी और सुरक्षा। तो क्या करना दायित्व है? आर्टिकल 355 में केंद्र का क्या है दायित्व है। आगे देखिए, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है राज्यपाल की शक्तियों के संबंध, है ना? अब इसमें आपने देखा कि विधायिका क्या है, प्रशासनिक क्या है, वित्तीय क्या है, और जो है अध्यादेश की शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, आप जो है संवैधानिक तंत्र की व्यवस्था, राष्ट्रीय शासन लगाए जाने की सिफारिश। इन्हीं सारे प्रावधानों के अनुसार आपको अगर क्वेश्चन पूछता है तो क्या करना है राज्यपाल को? इन्हीं सारी चीजों को उल्लेख करना, इन्हीं सारी चीजों के विषय में आपको लिखना भी है। ये तो लिखोगे, तो पूछा भी यही जा रहा है। तो इससे संबंधित कुछ भी अगर पूछता है तो इन आधारों पर आप उसका आंसर दे सकते हैं। आगे यही देखते हैं इंपॉर्टेंट और जो है केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध, केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक बाकी इसके पीछे आपने लिखा है विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, सब लिखा है ना, सबको लिखाया इसीलिए कि वित्तीय संबंध क्या है, विधायी संबंध क्या है, प्रशासनिक संबंध क्या है, पीछे हम लोग चर्चा किए हैं। तो आगे इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो लिखिए, अब इसमें केवल नोट ही कराना है, बाकी हम लोग इसको प्रशासनिक और विधायी इन सारी चीजों पे समझ चुके हैं। लेकिन प्रशासनिक संबंधों में मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले, केवल प्रशासनिक भी पूछ ले, तब थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए दिखाते हैं। देखिए
केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 में किया गया है। के बीच प्रशासनिक संबंधों का वर्णन प्रशासनिक संबंधों का वर्णन भाग 11 में किया गया है। किया गया है। अब अनुच्छेद आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 256 से 263, मतलब कि इनमें इनका उल्लेख किया गया। पीछे लिखाया है इसको, पीछे लिखाया है, इसीलिए लिखा नहीं रहे तो बता दे रहे ब्रैकेट में हम लिखेंगे जिससे याद रहेगा। आगे लिखिए, कार्यपालिका विधानसभा की सह विस्तारी होगी। कार्यपालिका विधानसभा की सह विस्तारी होगी। अब जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पीछे हमने लिखाया है कि केंद्र क्या होगा, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति संघ सूची के विषय पे कानून बनाएगी, केंद्र के संबंध में बनाएगी, और राज्य की कार्यपालिका राज्य के विषयों से संबंधित कानून बनाएगी। तो लिखा नहीं रहे हैं, पीछे से इसको इसमें मेंशन कर लीजिएगा, है ना। बात समझ आ रही है? लिखा दें, दोबारा उसी को फिर दिखाना है। चीजें मैं स्पष्ट कर दिया, वही चीज आपको पीछे से आपकी लाइन में आ जाएगा। जो चीजें डिफर है उसको यहाँ हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। बाकी पीछे हमने दिखाया है ये सारी चीजें, उसी का रिपीटेशन करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं कि आपको 4 बार वही चीजें दिखाएं। देखिए, भारत में संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध निर्धारित करने वाले भारत में संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध निर्धारित करने वाले उपबंधों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, या बांटा जा सकता है। अब आप एक भी लिख लीजिएगा, एक नंबर डाल करके, या जिस प्रकार आप समझ पाए। संघीय नियंत्रण वाले उपबंध, मतलब संघ के नियंत्रण में जो होगा, है ना, संघ के नियंत्रण वाले उपबंध। दूसरा, परस्पर समन्वयवादी उपबंध, मतलब यहाँ परस्पर संबंध की केंद्र और राज्य दोनों से संबंध। जो संघ सूची का है उस पर केवल संघ ही कानून बना सकता है, लेकिन आपने ये देखा कि राज्य के कुछ स्थितियों में क्या हो रहा है कि केंद्र कानून जो है उस सूची में भी क्या कर रहा है, कानून। आपने ये देखा कि समवर्ती सूची आपको जो प्रदान की गई थी, सूची आपने जो लिया, कहाँ से सूचियां ली गई हैं? इस संविधान से, ऑस्ट्रेलिया से आपने लिया। तो इस तीनों सूचियों का मतलब क्या हुआ, शक्तियों का विभाजन। कि संघ सूची के विषय में कौन कानून बनाएगा, केंद्र बनाएगा, और राज्य सूची के विषय में कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा, और समवर्ती पे राज्य और केंद्र। लेकिन जहां दोनों के कानून क्या होंगे, टकराएंगे, दोनों की शक्तियां टकराएंगी, वहां प्रभावी कौन होगा, केंद्र। इसका मतलब क्या है कि शक्तियां किसकी तरफ ज्यादा झुकी हुई हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है ना कि शक्तियां किसके पास ज्यादा है, राज्यों के पास क्या है, कम
है ना। इसीलिए क्या है, क्षेत्रातीत विधायन की बात की गई है ना। आपको जो पढ़ाया जा रहा होगा तो उसमें क्षेत्रातीत विधायन की चर्चा की गई होगी। मैंने भी कुछ किया है चर्चा, क्षेत्रातीत विधायन क्या होता है ना। तो आगे लिखिए। राज्य सरकारों को सामान्यतः अपने प्रशासनिक कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अब एक बात यहाँ रुक जाइए, सुन लीजिएगा। देखिए, राज्य की सरकार क्या है कि अपने लिए प्रशासन या कानून या विधायी शक्तियों के संबंध में कार्य करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन ऑटोनॉमस नहीं है कि केंद्र के क्या है, केंद्र के नियंत्रण में है। ऐसा नहीं केंद्र की से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ठीक है, आप अपने क्षेत्र में रह रहे हैं, अपने राज्य में है, वहाँ के शासन प्रशासन आप सुव्यवस्थित रूप से चलाइए, करिए। लेकिन ऐसा नहीं केंद्र उस पर कानून या कोई विधि नहीं बना सकता। केंद्र को ये अधिकार प्रदान दिया गया है कि वो राज्य के विषय पे क्या है, कानून बना सकता है। उसके लिए कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा कि आर्टिकल 249 है आपका, 250 है, 248 है, 252 है, 253 है। इन सारे आधारों के क्या हो रहा है कि उसको शक्तियां प्रदान की गई है, और किससे, संविधान के द्वारा दी गई है। तो इन आधारों पे वो क्या करेगा कि उस पर नियंत्रित कर सकता है। जैसे 365 में आपने देखा कि केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना क्या है, राज्यों के लिए जरूरी है। नहीं करोगे तो उस आधार पे क्या होगा कि राज्यपाल उस आधार को बना करके, या केंद्र इस आधार पे क्या है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता है, वहाँ संवैधानिक तंत्र के अनुसार सरकार नहीं चल सकती। तो इस आधार पर क्या होगा कि राज्यपाल सिफारिश कर सकता है कि राष्ट्रपति शासन को। तो इन सारी चीजों को इससे स्पष्ट हो रहा है कि शक्तियां किसकी तरफ झुकी हुई हैं, केंद्र की तरफ। लेकिन राज्य भी अपने अंदर आंतरिक कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र, उनके कार्यों में व्यवधान नहीं किया जाएगा। बात समझ आ रही है? लिखिए, कहाँ पर लिखा है, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। संसद द्वारा बनाए गए, अच्छा स्वतंत्रता प्राप्त होती है, फिर भी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, फिर भी केंद्रीय सरकार कुछ सीमा तक उन्हें नियंत्रित व निर्देशित करती है। केंद्रीय सरकार कुछ सीमा तक उन्हें नियंत्रित एवं निर्देशित करती है। उन्हें नियंत्रित एवं निर्देशित करती है। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों, नीचे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों तथा राज्य में विद्यमान कानूनों के पालन को सुनिश्चित, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्य में विद्यमान कानूनों के पालन को, राज्य में विद्यमान कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जा सकते हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जा सकते हैं। नीचे लिखिएगा अनुच्छेद 257 डैश दे दीजिएगा। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा
इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। संघ की कार्यपालिका शक्ति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो और केंद्र को इस प्रयोजन हेतु राज्य को आवश्यक निर्देश राज्यों को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार होगा। राज्यों को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार होगा। छूट तो नहीं रहा किसी का, नहीं ऐसा बहुत तेज तो नहीं है ना? ठीक है ना? स्पीड ये और तेज चले, ये इतना सही है। ठीक है। अनुच्छेद 355 डैश दे दीजिएगा इसमें भी। यह सुनिश्चित करने के लिए कौन? आर्टिकल 355 यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चलाई जाए। नीचे लाइन चल रही है। केंद्र किसी राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकता है। आवश्यक निर्देश दे सकता है तथा केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे। अभी मैंने बताया कि आर्टिकल 355 क्या करता है? उल्लेख करता है बाह्य आक्रमण या आंतरिक सुरक्षा की, आंतरिक शांति से प्रत्येक राज्य की क्या करता है? सुरक्षा है ना? यही तो 355 में उल्लेख है। आगे लिखिए। इसके साथ ही नीचे से लिखेगा, इसके साथ ही अनुच्छेद 339 कमा लगा रखे तो 39, 350, 351, 353, 356 एवं अखिल भारतीय सेवाएं सहायता अनुदान तथा आपातकाल की घोषणा भी सहायता अनुदान
तथा आपातकाल की घोषणा भी केंद्र तथा राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों में समन्वय का कार्य करती है। समन्वय मतलब सामंजस्य स्थापित करने का, समन्वय का कार्य करती है। हो गया? आपकी स्पीड थोड़ी स्लो है, क्या बात है? थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ाइए लिखने की। मेरी आवाज स्लो आ रही है, पीछे तक नहीं जा रही है। इससे बढ़ जाओ, खाली सीट इसमें बैठ जाइए। संविधान द्वारा उपरोक्त उपबंध संघ तथा राज्यों के मध्य परस्पर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। नीचे लिखिए अनुच्छेद 261 दीजिएगा। संघ और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों तो समस्त भारतीय क्षेत्र के कार्यवाहियों को समस्त भारतीय क्षेत्र के किसी भाग में किसी सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश उस राज्य के भीतर सभी स्थानों पर निष्पादित किए जाएंगे। मतलब हर जगह ये किए जा सकते हैं, किसी भी राज्य। बात समझ आ रही है? उस राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानों पर निष्पादित किए जाएंगे।
अब लिखिए निष्कर्ष। निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का मूल स्वरूप संघीय है। मूल स्वरूप संघीय है। जो दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन की, जो दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था देता है या करता है। परंतु वास्तविक रूप से, अब इसी में आप स्पष्ट हो जाएंगे, परंतु वास्तविक रूप से कहा जा सकता है, परंतु वास्तविक रूप से कहा जा सकता है कि केंद्र को कुछ शक्तियों पर वरीयता दी गई है। केंद्र को कुछ शक्तियों पर वरीयता दी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके कुछ संबंध कि जिनके आधार पर हम इन सारी चीजों की चर्चा करते हैं। अब यहाँ देखिए कि शक्तियां में वरीयता किसको दी गई है? तो जब अगर वरीयता दी है तो अधिकार किसके पास अधिक चले जाएंगे? केंद्र के पास। आपने जब पढ़ा होगा संघात्मक व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था पढ़ा है ना, तो संघ और एकात्मक किसमें, एकात्मक का मतलब कि शक्तियां केवल केंद्र के पास है ना, वहां जो है केंद्र और राज्य के बीच विभाजन नहीं होगा। तो एकात्मक में हमेशा आपने देखा कि हमेशा किसकी तरफ झुकाव है? जब केंद्र की तरफ हमेशा झुकाव है तो केंद्र हमेशा क्या होगा? हमेशा शक्तिशाली होगा, हर रूप में होगा, चाहे प्रशासनिक रूप हो, चाहे विधायिका के रूप में हो, चाहे वित्त के रूप में हो, तो हर रूप में अधिक ज्यादा कौन है? केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई है, क्योंकि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में क्या है, उसको नियम कानून सारे प्रावधानों को बनाने का अधिकार है। और यही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी, और राज्य को ये चीजें अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने का अधिकार नहीं। ना विदेशों से ऋण लेने का अधिकार है राज्यों को, नहीं। किसको है? तो इस आधार पे संसाधन किसके पास अधिक हो जाएंगे? केंद्र के पास है। तो शक्ति भी उसी के पास है, प्रशासन भी उसी के पास है, वित्त भी उसी के पास है, तो हमेशा झुकाव कहाँ होगा? इसीलिए कुछ राज्य आरोप लगाते हैं, पढ़ाया गया होगा पॉलिटी में, है ना। तो इन आधारों पे ये हम लोग अब हमारे पास आता है कि उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग होता है, जिसके माध्यम से आप टीसीएस की परीक्षा देते हो। उधर संघ लोक सेवा आयोग केंद्र में होता है, जिसके माध्यम से आईएएस की परीक्षा जो है आप कई बार होते हैं कराई जाती है। यहाँ उत्तर प्रदेश में टीसीएस की परीक्षा क्या होती है? लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जाती है, जो कि रिसेंट में आती दिसंबर में टीसीएस की परीक्षा क्या है कराई जाएगी, है ना। तो आइए हम लोग लोक सेवा आयोग देखते हैं कि लोक सेवा आयोग क्या है। अब लोक सेवा आयोग तो उसके अध्यक्ष होंगे, उसके सदस्य होंगे ना भाई। लोक सेवा एक संस्था है, और उस संस्था को जब स्थापित किया गया तो कोई एक अध्यक्ष होगा, और उसके साथ वो उसकी सहायता करने के लिए क्या होंगे? और कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे। तो उन बिना अकेला तो केवल अध्यक्ष जो आयोग को संचालित नहीं कर सकता। परीक्षा कराना है तो परीक्षा नियंत्रक की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि आयोग क्या क्या करेगा और उसकी शक्तियां क्या हैं। अब जो एग्जाम परीक्षा कराई जा रही है उसी के माध्यम से तो आप चयनित होकर आओगे। चयन कहाँ से होगा? वहीं से होगा। परीक्षा कहाँ से कराई जाएगी? वहीं से कराई जाएगी।
तो इन सारी चीजों के आधार पर लोक सेवा आयोग की भी क्या हो सकती है, इंपॉर्टेंट है, हमारे टॉपिक में भी उसका क्या है उल्लेख किया है, लोक सेवा आयोग का। तो हम लोग लोक सेवा आयोग के ऊपर चर्चा करते हैं, तो लिखाएं, दिक्कत तो नहीं है? तो लिखिए, लोक सेवा आयोग की संरचना एवं कार्य। लोक सेवा आयोग की संरचना एवं कार्य मतलब कैसे गठित हो रहा है और कैसे उसका कार्य करने का प्रणाली है। संघ लोक सेवा आयोग के समानांतर राज्यों में लोक सेवा आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग के समानांतर राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में 315 से 323 में राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, शक्तियों तथा सदस्यों की नियुक्तियां वह हटाने का उल्लेख किया गया। का उल्लेख किया गया। अब आपसे जैसे ये है कि भाग 300 किस भाग में इसका उल्लेख है? भाग 14 में। किस अनुच्छेद में है? 315 लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। अब ये क्या हुआ, इसकी शक्तियां क्या, इसकी संरचना क्या है, इसके उद्देश्य क्या है? भाई उद्देश्य क्या है? परीक्षाओं का आयोजन करना, जो पीसीएस की परीक्षाएं हैं, अन्य परीक्षाओं का जो लोक सेवा आयोग के तहत कराई जाती हैं। आपने देखा अन्य आयोग भी हैं, जैसे आपने पीजीटी की परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग इस समय कर दिया गया, जिसके साथ प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च सभी परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। पहले सबके लिए अलग अलग आयोग थे, लेकिन अब सब एक ही हो गए। तो उसी प्रकार आपके जो लोक सेवा आयोग है उसके तहत बहुत सारी परीक्षाएं कराई जाती हैं। जैसे हायर का एग्जाम भी लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाता है, आयुर्वेद का, मेडिकल का, बहुत सारी वैकेंसियां हैं कि जो आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाती है। लिखिए नीचे उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन लोक सेवा आयोग का गठन 1 अप्रैल 1937 को किया गया। 1 अप्रैल 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 264, 1935 की धारा 264
लिख लिया? धारा 264 के तहत किया गया था। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। नीचे लिखिए मुख्यालय प्रयागराज में है। लोक सेवा प्रदेश लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष, सहित 8 सदस्य हैं। अब जैसे ये 8 सदस्य की बात की जा रही है, गंभीर हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोरम नहीं पूरा है, सदस्य को आगे नियुक्त किया जाना हो, है ना? ऐसा नहीं कि हमेशा 8 ही सदस्य होंगे, हो सकता है इस समय 8 सदस्य होंगे, आगे 8 से कम भी हो सकते हैं, फिर उनकी नियुक्ति की जाएगी, है ना? तो सदस्य की देखो, सदस्यों की संख्या क्या है कि समय समय पर परिवर्तित होती है ना? तो उन सदस्यों को जैसे वर्तमान में 8 सदस्य हैं, सदस्यों की संख्या घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। तो ये कार्य किसके पास है? आपके विधायिका के पास है ना? राज्यपाल के द्वारा कराया जाएगा। तो इन सारी चीजों पे क्या करना है कि सदस्यों की संख्या उसी प्रकार आप संघ लोक सेवा आयोग में भी दे सकते हैं कि वहां भी क्या होगा, सदस्यों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। आगे लिखिए। अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसकी द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। नीचे लिखेगा नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इनकी नियुक्ति 6 साल की अवधि या 62 साल की उम्र तक होती है। उम्र तक होती है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई जो है मान लीजिए 60 साल की अवस्था में हो रहा है, तो क्या होगा, उसका कार्य उम्र क्या हो जा रही है, पूरी हो जा रही है, लेकिन कार्यकाल नहीं पूरा हो रहा है। तो कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष। अगर कोई मान लीजिए 50 साल में हो जा रहा है, कार्यकाल पूरा हो गया, उसकी 56 साल की एज है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, जो भी मतलब जो भी होगा, चाहे कार्यकाल उसका पहले हो जाए, चाहे उम्र उसकी जो भी हो जाएगा, उस आधार पर वो क्या हो जाएगा, बता दिया जाएगा, है ना? आगे देखिए। कोई भी व्यक्ति, नीचे, कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, मतलब फिर से नियुक्त नहीं किया जाएगा। ऐसा भी तो उसे पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा। अब एक बात यहाँ लिखिए तो भी समझ में आएगा। राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है। सदस्यों को कदाचार के आधार पर हटा सकता है।
परंतु, और उसी में और जोड़िए परंतु, तब बात स्पष्ट होगी। परंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति इसे उच्चतम न्यायालय जांच के बाद उन्हें बर्खास्त करने या दी गई सलाह का समर्थन करता है। मतलब जो उच्चतम न्यायालय क्या होगा, जो सलाह देगा, जो निर्देश देगा, उसी के अनुसार उनको क्या करेगा, राष्ट्रपति हटाएगा, है ना। और बिना उनसे सलाह किए राष्ट्रपति उनको नहीं हटाएगा। लेकिन नियुक्त कौन कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है। लेकिन अंतर आप देखिए, नियुक्त राज्यपाल के द्वारा हो रही है, लेकिन हटाया किसके द्वारा जा रहा है, उच्च न्यायालय के परामर्श पर। कौन हटा रहा है, बात समझ में आई। आगे संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। न्यायालय द्वारा की जा रही जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को निलंबित कर सकता है। राज्यपाल अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को निलंबित कर सकता है, बर्खास्त नहीं है, निलंबित कर सकता है, है ना। लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य, नीचे लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य, उसके कार्य क्या है वो भी जान लीजिए। छोड़ दें, कार्य बाद में कर लेंगे, इसको कंप्लीट करा दीजिए। क्या करेंगे, ना इच्छा हो ना करें, करने की इच्छा हो तो कर लें। ज्यादा मतलब कि 10 मिनट लगेगा। प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था करना, परामर्श देना की व्यवस्था, परामर्श देना अब उसी से आगे लाइन खींच दिए, परामर्श से आगे से, और उसी में जो है 1 2 3 करके ऐसे लिख लिए क्रमवार, है ना, कि क्या क्या कार्य मतलब असैनिक सेवाओं तथा असैनिक पदों पर भर्ती की प्रणाली के संबंध में, ये दूसरे स्टेप में राज्य सरकार के अधीन कर्मचारियों के अनुशासन के संबंध में,
कर्मचारियों के अनुशासन के संबंध में अगला पॉइंट, कर्मचारियों के क्षतिपूर्ति के संबंध में परामर्श। कर्मचारियों के क्षतिपूर्ति के संबंध में परामर्श। राज्यपाल द्वारा, अगला, राज्यपाल द्वारा भेजे गए, राज्यपाल द्वारा भेजे गए किसी अन्य भी मामले में, किसी भी अन्य मामले में। अब इसके कार्यों में और भी नीचे लिखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग को, राज्य लोक सेवा आयोग को अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट, अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल के पास भेजनी होती है। वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल के पास भेजनी होती है। यह रिपोर्ट राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के दोनों सदनों, विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवाई जाती है। कौन रखवाएगा? राज्यपाल रखवाएगा। अब इसका जो है डिस्कस कर लीजिए, बस खत्म। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य की विभिन्न सेवाओं के लिए, राज्य की विभिन्न सेवाओं के लिए सुचितापूर्ण, राज्य की विभिन्न सेवाओं के लिए विभिन्न सेवाओं के लिए सुचितापूर्ण, देखा, परीक्षा द्वारा कर्मचारियों का चयन करना है। परीक्षा द्वारा कर्मचारियों का चयन करना है, जिससे राज्य के प्रशासनिक कार्यों को, जिससे राज्य के प्रशासनिक कार्यों को दक्षतापूर्ण ढंग से, राज्य के प्रशासनिक कार्यों को दक्षतापूर्ण ढंग से संचालित किया जा सके, संचालित किया जा सके तथा राज्य के विकास को आगे बढ़ाया जा सके, तथा राज्य के विकास को आगे बढ़ाया जा सके। कंप्लीट हो गया आपका। तथा राज्य के विकास को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक, आपका ये टॉपिक कंप्लीट अभी नहीं हुआ, इसमें जो है थोड़ा बचा हुआ है। एक उच्च न्यायालय, इसको करा दिया जाएगा तो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और जो किसी को कोई दिक्कत या किसी प्रकार की समस्या होगी तो कल जो है हम लोग चर्चा कर लेंगे, देख लेंगे, है ना। और वैसे जनरली क्या है कि ये चर्चा तो वैसे की ही जाती है, चर्चा वैसे की जाती है